Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को देखा था जिसमें हमने उसके एमसीक्यूज और शार्प क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज जो हम लोग करेंगे वो है उसके रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उसके रिस्पॉन्स क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर दोस्तों से लाजमी कीजिएगा ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुंचाई जा सके। 9th क्लास के साथ साथ हम लोगों ने 11th क्लास का जो न्यू सिलेबस है फिजिक्स और मैथ कोर्स वो भी हम लोग लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन बुक का जो पेज है आप लोगों का वो है 849। तो वहां पर जो इसके क्वेश्चन है रिस्पॉन्स क्वेश्चन सी में दिए गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं, मैंने क्वेश्चन ये लिखे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं इक्वल होते? आप लोगों को इस चीज का पहले से ही पता है। जो डिस्टेंस होता है वो किसी पॉइंट्स के दरमियान में नहीं होता, बल्कि ये आपके पास उस रास्ते की टोटल लंबाई होती है जो हम लोगों ने कवर करनी होती है। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट है हमारा। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान वो छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है जो कि वहां पर कवर करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल तौर पर बता देता हूँ। तो अगर आपके पास ये देखेंगे ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है आप लोगों का इस तरह से कवर हो रहा है और यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जब आपके पास कुछ इस तरह से पटलियां होगी, आपके पास कुछ शॉर्टकट वे होगा इस तरह से कि इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो ये दोबारा से ये भी वहां पर जाकर मिल जाएगा, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। The shortest distance between the 2 points is called the displacement, and the length of the path between the traveled area or between the points is known as distance. रास्ते की जो टोटल लंबाई है वो डिस्टेंस कहलाता है और जो छोटे से छोटा रास्ता आपके पास होता है वो आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो उसका जो रिस्पॉन्स क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? डिस्टेंस रेफर्स टू द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ while displacement is the short distance between the 2 points. change in position क्या है वो? change in position। इसमें बताया जा रहा है कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रास्ता की पूरी लंबाई के साथ कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि वो रास्ते की पूरी लंबाई को ज़ाहिर करता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करेंगे तो वो क्या है? वो आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान छोटा सा जो डिस्टेंस होगा वो होगा जस्ट चेंज इन पोजीशन, कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह गए, वो आपके पास चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। If the two objects move in a straight line in one direction, the distance and displacement are equal in magnitude. जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। किसमें मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस आपका वही हो और दोबारा से आप लोग पहले पॉइंट पर आ जाए तो वो सिर्फ डिस्टेंस कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। ये देखें एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। लेट अ बॉडी मूव्स 5 मीटर फॉरवर्ड एंड 5 मीटर बैकवर्ड। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है, एक जिस्म है जो 5 मीटर आगे की तरफ हरकत करता है और 5 मीटर पीछे की तरफ हरकत करता है। देन इट्स टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा जो इसने कवर किया वो 10 मीटर है। बात को समझिएगा, एक बॉडी है उसने 5 मीटर आगे की तरफ फासला तय किया, 5 मीटर पीछे की तरफ फासला तय किया। तीसरे पॉइंट पे जब हमने उसका फासला नोट डाउन किया वो 10 मीटर बन गया है, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो इसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वो चीज है जो एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे चली गई और दोबारा से अपने पॉइंट पर नहीं आई, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब वही चीज दोबारा से उस पॉइंट से होकर वापस अपने पहले पॉइंट पर आ जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं होगा। तो लिहाजा बिकॉज द बॉडी रिटर्न टू इस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ था वहां पर वापस आ गया, हेंस द मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी
देयर विल बी नो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लिहाजा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन, when a bullet is fired its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun। जब किसी गन से या किसी जब एक फायर किया जाता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उस बैरल को छोड़ने की, जिसको मुजल वेलोसिटी कहा जाता है, वो आपके पास ऑलरेडी कितनी होगी। द मुजल वेलोसिटी ऑफ द गन विद द लॉन्गर बैरल इज लेसर देन दैट ऑफ द एन अदर गन। जो मुजल वेलोसिटी होगी वो किसी दूसरी गन से कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास कम होगी। शॉर्टर बैरल इन विच द गन इज एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर। क्या गन का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा जो वहां पर बुलेट इस्तेमाल हो रही है। एक्सप्लेन योर आंसर, आपने अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है अगर एक बुलेट को हम लोग फायर करते हैं तो उसके दौरान क्या उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा या वो बैरल की लेंथ पर डिपेंड करेगा, वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट इज लार्जर इन द गन। जो बुलेट का एक्सीलरेशन है वो गन के अंदर ज्यादा है। जब वो शूट होने से पहले की जो आपके पास बुलेट होगी उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा विद द शॉर्टर बैरल, और उसका जो बैरल होगा वो शॉर्टर होगा। क्या होगा उसका बैरल छोटा होगा, उसका कम होगा बैरल। बैरल क्या होता है ये बैरल, ये तो बताया ना मुझे। बैरल किसे कहते हैं, वो जब आप लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं ना, वो जो ट्यूब तरह की चीज होती है ना जिसमें से बुलेट होकर बाहर निकलती है वो बैरल होती है। समझ ले एक पीपे की तरह की जो चीज होती है, पीपा तो चलो ठीक है एक अलग चीज है, अगर वो जो गन है उसकी जो नोजल होगी वो आपके पास बैरल है। उसने कहा है कि अगर बैरल छोटी हो तो क्या उसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, वो देखते हैं। मुजल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एज इट एग्जिस्ट द बैरल ऑफ द गन। तो जो मुजल वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी है जो गोली के बैरल में एग्जिस्ट करती है। फॉर द सेम propellant and the bullet a shorter barrel will result in the higher acceleration। जितना ज्यादा छोटा उसका बैरल होगा उतना ज्यादा वहां पर एक्सीलरेशन होगा, बिकॉज क्योंकि द प्रेशर बिहाइंड द बुलेट विल ड्रॉप ऑफ। जो बुलेट के पीछे वाला प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, गिर जाएगा क्विकली, इतनी ज्यादा तेजी से। एज बुलेट ट्रेवल्स एज अ शॉर्टर डिस्टेंस, जितना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करके बुलेट वहां से मूव करेगी उतना ही ज्यादा वहां पर जो उसका प्रेशर होगा वो गिर जाएगा, लिहाजा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा। एज वी नो दैट एक्सीलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि क्या वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। सो अ हायर एक्सीलरेशन ओवर द शॉर्टर डिस्टेंस will results in lower final velocity compared to the longer barrel। तो ये इस वाले हिस्से में ये कहा गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन किसी भी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही छोटा वो बैरल यानी नोजल ट्यूब होगी, और जितनी ज्यादा वो छोटी ट्यूब होगी उतनी ही कम उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो मिलेगी, यानी एक्सेलरेशन उसका ज्यादा हो जाएगा। लॉन्गर बैरल वेयर द एक्सेलरेशन इज अप्लाइड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस रिजल्टिंग इन अ हायर मुजल वेलोसिटी। और जितना बड़ा उसका वो पीपा होगा यानी कि आपके पास वो ट्यूब होगी या उसकी गन की शेप होगी उतनी ही ज्यादा मुजल वेलोसिटी होगी जितनी वो ज्यादा बड़ी होगी, और लिहाजा वहां पर एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। ये है उसका रिलेशन कि एक्सीलरेशन कब ज्यादा होगा जब उसकी नोजल छोटी होगी, एक्सीलरेशन कब कम होगा जब उसकी नोजल बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मुजल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और एट द पीक वहां पर हमें वो जो मुतलका वैल्यू है वो हासिल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, for a complete trip average velocity was calculated। एक मुकम्मल ट्रिप पर हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर देते हैं। इट्स वैल्यू केम आउट टू बी द पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। इज इट पॉसिबल दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ट्रिप के दौरान किसी भी जगह पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी? जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ है कि एक ट्रिप के दौरान जब वहां पर हमें वेलोसिटी मेजर की वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एट दैट इंस्टेंट होने वाली जो वाकया होने वाली वेलोसिटी है, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? यस, जी हाँ हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है आपके पास? जो वेलोसिटी का फार्मूला है ना वो है एस ओवर टी। क्या है? एस ओवर टी। उसने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है बच्चे? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है एस S1 plus S2 over T1 plus T2. Average velocity यानी total distance cover in a total time is known as its average velocity. दूसरे नंबर पर where instantaneous is, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है instantaneous velocity वो वाली velocity है at that specific moment जो वक्त के खास लम्हे में वाक़या होती है। कब वाक़या होती है? वक्त के खास लम्हे, वक्त के मुसावी वक्फों में किसी खास लम्हे पर जो वेलोसिटी या जो आपके पास वो रिएक्शन या वो अमल प्रोसेस फिनोमिना वकू होता है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम, यकदम। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट वाज मूव इन वन डायरेक्शन, इसकी एग्जांपल से मैं वजाहत करता हूं कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी या उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। बट एंड जब, लेकिन आखिरकार आखिर में एट विद द नेट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक आपके पास नेट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया जो उसने कवर किया है, द एवरेज विल बी पॉजिटिव, लेकिन उसका एवरेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। However, ताहम ड्यूरिंग द टाइम, वक्त के दौरानिया में इट मूव्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज नेगेटिव। वक्त के दौरान जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो फिर उसकी जो वेलोसिटी यानी कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम लोग उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, नेगेटिव में शो ऑफ करवाएंगे तो वो आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? वो आपके पास नेगेटिव में शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिएगा आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूं। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर मदरजा से आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर शक्लें दी गई हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका क्या है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन द टाइम t वक्त के दौरान वो नीचे की तरफ वापस आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो आप में से मदरजा झैल में कौन सी शक्ल इसके लिए दुरुस्त होगी वो आप लोगों ने देखना। मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। अब वहां पर जो चीज मालूम करनी है वो क्या है? वो है आप लोगों की वो वाली चीज जिसमें वो करेक्टली परफॉर्म करी, वो है बी वाली। बी वाला जो ग्राफ है वो आपके पास करेक्ट वैल्यू को शो कर रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, एट द स्पेसिफिक टाइम जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ भेजते हैं ना तो थोड़े से वक्फे के बाद, थोड़े से टाइम के बाद वो अपनी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट जाकर क्या कर देता है? लूज कर देता है, खो देता है, और दोबारा से क्या करता है? नीचे जमीन की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो क्यों हरकत करता है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंट इन आवर अर्थ, जमीन में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर जिस्म को एक मखसूस अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट जब तक हम लोग जमीन के गिलाफ में ना तब तक हमारे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अमल करेगी। अगर हम लोग जमीन से बाहर जाना भी चाहते हैं तो वो हमें जाने नहीं देगी। उसकी वजह वो उसको ट्रैक करेगी, दोबारा से वापस बुला लेगी। यही वजह है बी इज करेक्ट। क्यों? when a ball is thrown vertically upward, its velocity decreases, आहिस्ता आहिस्ता जब वो ऊपर चलती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी सारी की सारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो उसकी रेस्ट की हालत होगी और वो फिर नीचे क्या होगा? नीचे की तरफ फॉल डाउन करना शुरू कर देगी। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। until it becomes zero at the highest point where it falls its velocity increase, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ हरकत करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
इन बी में क्या है, द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट हाफ टोटल टाइम। टोटल टाइम का हाफ लें, मतलब आधा वक्त वो ऊपर ले गए, फिर आधे वक्त में वो नीचे आना शुरू कर दिए। और जब तक वो अपने टोटल वक्त को, टोटल टाइम को अचीव नहीं कर लेती, तब तक वो क्या करेगी, अपनी मोशन को आगे पीछे कर देती रहेगी, इसलिए वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चली जाएगी। एंड इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन until to complete the total time, to complete until t, यहाँ पर t है, until t, जब तक उसका t मुकम्मल नहीं होगा तब तक वो क्या करती रहेगी, हरकत करती रहेगी, चाहे वो नेगेटिव की तरफ या फिर पॉजिटिव की तरफ है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने रीजन बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, ये एक दफा स्टेटमेंट को पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेवल ऑफ द साइक्लिस्ट। एक साइकिल सवार के लिए जो पॉइंट्स मंदरजा झैल है उसके ऊपर वो सफर कर रहा है, पॉइंट शो किए गए हैं। फाइंड द वेलोसिटी फॉर द सेगमेंट ए बी सी। ए बी और सी सेगमेंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। आपके पास डिस्टेंस गिवन है, जहां पर देखें ये आपके पास ए वाला पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पर इसका टोटल डिस्टेंस क्या बन रहा है, वहां पर आपके पास इसका टोटल डिस्टेंस 1.6 किलोमीटर बन रहा है। कितना बन रहा है, 1.6 किलोमीटर। और जो आपके पास टाइम है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास 4 सेकंड का आ रहा है। तो एट द लास्ट क्या है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं एसवीटी। क्या कहते हैं, एसवीटी। एस इज इक्वल टू वीटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या होगा, एस ओवर टी डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस आपके पास 1.6 है, टी आपके पास 4 है, लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 किलोमीटर पर मिनट। ये आपने किलोमीटर पर मिनट में ही देना, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो ग्राफ में वैल्यूज गिवन है ना, वो किलोमीटर और मिनट में गिवन है, सेकंड में नहीं है, ठीक है। दूसरा भी उसी तरह से है कि एट द सेगमेंट बी, वो क्या होगा, वो रेस्ट की हालत में है शायद, तो और उसका जो पॉइंट है वो भी 0 पे शो हो रहा है, नो चेंजिंग, कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो डिस्टेंस क्या है, वो 0 किलोमीटर। टाइम कितना है, 4 मिनट है। और फिर वही आप लोगों ने फार्मूला डिस्टेंस वाला लगाना है, s इज इक्वल टू वीटी एंड v इज इक्वल टू s ओवर t। तो आपके पास 0 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरे स्टेप में भी वही है, डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, t 8 मिनट है, तो बाद में आप लोगों ने उसको डिवाइड करना, वो क्या आ जाएगा, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो आपके पास कंस्ट्रक्टिंग रिस्पांस क्वेश्चन था, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो एट एन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। क्या वक्त के किसी लम्हे में किसी जिस्म की, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि किसी जिस्म की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। इफ यस देन गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस केस। कहता है अगर वक्त के मुसावी वक्फों में अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी जीरो हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, या एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता, या हो भी सकता है। अगर ऐसा है तो उसकी कोई एग्जांपल दे। यस इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अभी अभी जो आप लोगों को बताया था मैंने, वक्त के मुसावी वक्फों में एक ऐसा वक्फा भी होता है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। आप एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंके, एट द हाईएस्ट पॉइंट पीक पर जब पहुंचेगा तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो गायब हो जाएगी। तो जब उसकी वेलोसिटी गायब हो जाएगी तो वो नीचे आना शुरू कर देगा, और जब वो नीचे आएगा तो वो अपनी वेलोसिटी को दोबारा से गेट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे या नीचे से फिर ऊपर। तो नीचे से ऊपर फेंके तो वो ज़ीरो, और ऊपर से नीचे आए तो वो आपके पास मैक्सिमम। तो ये थे आज के आपके टॉपिक के क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने रिस्पॉन्स आंसर देखे और इनसे मुतल्लिक मुख्तलिफ डिस्कशन भी। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ दोबारा से नए टॉपिक पे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।